हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैप रीडिंग के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एनसीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे आपसे रिटर्न में करीब 25 से लेकर 35 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें आपसे 20-20 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैप रीडिंग के बारे में कि मैप होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इसके अलावा हम कन्वेंशनल साइन के बारे में पढ़ेंगे, एक स्केल क्या होता है, स्केल को पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ग्रिड रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तो उस समय ग्रिड रेफरेंस से हमारा मतलब क्या है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है, क्योंकि सर्विस प्रोटेक्टर हम जानते हैं बियरिंग नापने में काम आती है, तो वो होता क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। विदाउट डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। एक मैप होता क्या है। देखिए, जनरली एक टर्म होता है बर्ड्स आई व्यू। आई होप आपने ये सुना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चिड़िया आसमान में उड़ रही होती है तो उसे जो ज़मीन का हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है, ज़मीन का हिस्सा उसे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अगर हम इसे एज इट इज़ किसी पन्ने में या किसी कपड़े के टुकड़े पे इसे हम छाप दें तो वो चीज़ बन जाती है हमारे पास मैप। यानी कि मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मैप है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैन मेड या नेचुरल जो हमारे पास चीज़ें हैं उनका ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ना जो मैप की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसके पास एक डिफाइनाइट स्केल होगा। यानी कि हमें डिफाइन किया जाएगा कि मैप का कितना सेंटीमीटर असल में जो धरती है उसके कितने किलोमीटर के बराबर है। तो इसी को हम कहते हैं डिफाइनाइट स्केल। तो इसे हमें बताया जाएगा मैप में कि ये इतना इतना होता है। इसके अलावा मैप में हमें बहुत सारे सिम्बल्स देखने को मिलेंगे जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल साइन, ठीक है। इसके अलावा जो कलर डिफरेंसेस होंगे, यानी कि हम जानते हैं जैसे समुद्र या पानी का रंग नीला होता है, उसी तरीके से जो मरुस्थल यानी कि डेजर्ट वाले एरिया होते हैं उनको भूरे रंग से दिखाया जाता है। और सिमिलरली जहाँ पे ज़्यादा हरियाली होगी यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो उस एरिया को हरे रंग से दिखाया जाता है। और जो हमारे पास कॉन्टूर लाइंस होती हैं, कॉन्टूर लाइंस होने का मतलब समझते हैं आप। देखिए, जो मैप होता है ना हमारे पास, ये 2D होता है। या 2D होने का मतलब 2 डायमेंशनल। इसमें हम लेंथ दिखा सकते हैं, ब्रेथ दिखा सकते हैं, लेकिन हाइट दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें आता है कॉन्सेप्ट कॉन्टूर का। कॉन्टूर लाइंस हमारे पास वो लाइंस होती हैं जो किसी भी माउंटेन या किसी भी प्लेन की हमें उसकी हाइट बताते हैं कि उसकी हाइट कितनी है। तो जनरली आपने कुछ ऐसे डिज़ाइंस देखे होंगे, तो इन्हीं को हम कहते हैं कॉन्टूर्स। नाउ इसके अलावा जो मैप होते हैं ये बहुत सारे नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि रिलीफ जानते हैं आप। रिलीफ का मतलब होता है कि हाइट दिखाना, ठीक है। ये भी हाइट से रिलेटेड है। जो हमारे पास पीछे कॉन्टूर था उससे रिलेटेड है रिलीफ, लेकिन इसमें हम डेप्थ भी दिखा सकते हैं और हाइट भी दिखा सकते हैं। उसी तरीके से वेजिटेशन यानी कि वहाँ पे किस तरीके के फल फूल उगते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, कल्टिवेटेड लैंड एक्सेट्रा। इसके अलावा जो मैप होती हैं ये हर कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वहाँ के मैप को तैयार करती है। उसी तरीके से इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैप को तैयार करती है जिसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। एंड द फाइनल थिंग इज, जैसे कोई फोटोग्राफर क्या करता है, फ़ोटो खींचता है, तो उसे हम कहते हैं फोटोग्राफी। तो उसी तरीके से जो हमारे पास मैप है, अगर कोई इंसान मैप को बनाता है तो उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। मैप की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको आपके एग्जामिनेशन में लिखनी है वो आपके सामने लिखा गया है कि मैप एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सेलेक्टेड नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स का, ठीक है। नेचुरल एंड मैन मेड होने का मतलब ये है कि नेचुरल जो हमें धरती में पहले से ही है, जैसे कि कोई समुद्र हो गया, ये रिवर्स होगी हमारे पास। और जो मैन मेड है यानी कि कोई शहर आपने अगर मैप में दर्शाया है, कोई बांध आपने मैप में दर्शाया है, तो उसे हम कहेंगे मैन मेड। तो अगर आप इसको किसी भी शीट ऑफ पेपर या किसी कपड़े के टुकड़े पे आप इसे दर्शाते हैं तो हम उसे कहते हैं मैप। साथ ही साथ इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा, यह है डिफाइनाइट स्केल। यानी कि आपको बताया गया होगा कि मैप का कितना एरिया धरती के कितने एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि कितने एरिया को दिखा रही है। इसी चीज़ को हम कहते हैं मैप, और यही डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में लिख के आनी है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप के बारे में, यानी कि मैप के कितने प्रकार होते हैं। तो जनरली जो मैप के प्रकार होते हैं वो होते हैं 7। इसमें से जो पहला है वो है जियोग्राफिकल मैप। जियोग्राफिकल में होता है क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी बाउंड्री नहीं मिलेगी बिटवीन द कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा सपाट एरिया आपको मिलेगा, जो नेचुरली आपको मिली हुई चीज़ें हैं, जो पर्वतमालाएं हैं वही आपको दिखेंगी। बाकी इंसानी जो बाउंड्री बनाई गई हैं बिटवीन द कंट्रीज़ ये आपको नहीं दिखेंगी। फिर आता है पॉलिटिकल। इसमें आपको बाउंड्रीज दिखेंगी, यानी कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया होगा तो इनके बीच में जो आपको बाउंड्रीज दिख रही है इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे जो रोड्स हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो सिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसके बाद आता है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक मैप। तो इकोनॉमिक मैप से आप समझ सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी, जैसे कि कहीं एग्रीकल्चर कितना अच्छा चल रहा है, वहाँ पे माइनिंग सेक्टर कैसी कर रही है, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कैसा कर रही है। तो वो सारे दर्शाए जाते हैं इकोनॉमिक
मैप में। फिर आता है हिस्टोरिकल मैप। हिस्टोरिकल मैप में आपको जनरली पुराने मैप मिलेंगे, यानी कि जैसे हम जानते हैं कि 1947 से पहले जो पाकिस्तान और बांग्लादेश थे ये इंडिया का पार्ट थे। तो हिस्टोरिकल मैप अगर आप देखेंगे 1946 का सपोज़, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश ये सब मिलके एक ही कंट्री मिलेगी जो है इंडिया। फिर आता है स्टैटिस्टिकल मैप। स्टैटिस्टिकल मैप में आपने कुछ मैप्स देखे होंगे जिसमें दिखाया जाता है कि इस एरिया में इतनी रेनफॉल होती है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है इतनी है, यहाँ का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इतना है। तो वो जिस मैप में हमें दिखते हैं उस मैप का नाम होता है स्टैटिस्टिकल मैप। फिर आता है टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप में हमारे पास जनरली जो हमारे पास भू आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये प्लेट्यू क्या होते हैं, कुछ वैलीज़ होती हैं, रिफ्ट वैली क्या होती हैं, सो ये सारी चीज़ें हमारे पास स्टडी होती हैं किसमें, टोपोग्राफिक मैप में। एंड फिर आता है फाइनली मिलिट्री मैप। मिलिट्री मैप यानी कि जो सेना के द्वारा यूज़ किया जाता है और यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हम ये निकालते हैं ना बियरिंग वगैरह, ये ऑन पोजीशन निकालते हैं हम या एनिमी की पोजीशन, तो वो हम मिलिट्री मैप में ही निकालते हैं। तो एनसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मैप है वो है मिलिट्री मैप। सो अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ मैप के बारे में, यानी कि मैप की कमियां क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, पहली चीज़ ये है कि जो मैप है ना, ये हम एक छोटे से पन्ने में बनाते हैं और कंपेयर टू धरती जो मैप होता है बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए जो मैप है इसमें हम हर चीज़ एक्यूरेसी के साथ नहीं दिखा सकते, हम हर चीज़ नहीं बता सकते कि इसमें इतनी चीज़ें ही है। सपोज़ करो कि हमारे पास धरती पे हैं 50, 60, 70 पेड़ हैं, तो हम उन सब पेड़ों को मैप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली कमी ये है कि हम हर चीज़ को मैप में नहीं दिखा सकते। दूसरी जो चीज़ है ये है कि जो मैप है ये हमेशा एक्यूरेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैप में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। एंड इसके साथ ही साथ जो तीसरी चीज़ है वो है कि मैप ये हमेशा अपडेटेड नहीं होता, ठीक है। जो मैप आपके पास होगा हाथ में वो करीब 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल पुराना होगा, ठीक है। मैक्सिमम वो 2-3 महीने ही नया हो सकता है, लेकिन वो पुराना ही होगा आपके पास जो मैप है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि मैंने 2017 में कोई एक एटलस करी थी, ठीक है। तो उस एटलस में मुझे जो जम्मू कश्मीर का एरिया दिखेगा वो मुझे पुराना मैप दिखेगा, उसमें जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा एक दिखेगा। लेकिन अगर मैं 2020 में ही कोई एटलस खरीदता हूँ या 2021 में कोई एटलस खरीदता हूँ तो उसमें मुझे जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख वाला एरिया है वो अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी बनाई जा चुकी हैं, ठीक है। तो यही कमी है मैप की लिमिटेशन की कि हम इसको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर सकते। जो मैप मेरे पास 2017 का जो एटलस पड़ा है उसको अब मैं रीन्यू नहीं कर सकता, अब मुझे उसके लिए एक नया एटलस खरीदना होगा। सो अब बात करते हैं कन्वेंशनल साइन के बारे में कि ये होते क्या हैं। तो देखिए, जो कन्वेंशनल साइन होते हैं ये जनरली सिंबल्स होते हैं जो हम किसी भी कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल या किसी नेचुरल चीज़ को हम मैप में दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर का जो रियल जो साइज़ है वो हम मैप में इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैप वैसे ही छोटा है, तो इतना बड़ा साइज़ हम कहाँ से फिट करेंगे। तो इसीलिए हम कुछ संकेतों का यूज़ करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को। जैसे कि यहाँ पे मंदिर का रिप्रेजेंटेशन है ये, उसी तरीके से अगर आपके पास कोई किला है तो उसका रिप्रेजेंटेशन है ये। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि चर्च, समाधि, छतरी। इसी तरीके से आप गांव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई कच्चा पक्का मकान, रोड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कन्वेंशनल साइन। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, तो वो आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगी, तो आप एक बार उनको भी ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि इससे करीब 5 या 6 आपको कन्वेंशनल साइन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार उनको भी एक बार देख लेना आप। सो अब बात करते हैं स्केल के बारे में कि स्केल होता क्या है। तो देखिए, आपने जनरली स्केल के बारे में सुना होगा। स्केल क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो वही काम मैप में भी हमारे पास होता है। मैप में हमारे पास 2 पॉइंट है और वही 2 पॉइंट अगर हमारे पास रियल जो लाइफ जो अर्थ है हमारी, उसमें वो 2 पॉइंट है। तो जो मैप में हमारे पास 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है और जो हमारे पास एक्चुअल में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, उसका जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं स्केल। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो स्केल है ये हमें दूरी बताने में मदद करती है कि हमारी जो एक्चुअल डिस्टेंस की जो हमारी लोकेशन है, यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ तक की दूरी कितनी है, यही हमारे पास स्केल बताता है। नाउ जो स्केल को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, यानी बताने दर्शाने के तरीके हैं, वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला है इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के रूप में, और तीसरा होता है ग्राफिकल रूप में, ठीक है। तो इन वर्ड्स में होता क्या है कि हमारे पास हम वर्ड्स में बताते हैं कि जैसे 1 इंच बराबर 1 किलोमीटर है या 1 माइल है, ठीक है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है। तो ये हमने क्या किया, वर्ड्स में बताया, शब्दों में हमने ये बताया। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न।
तो यहाँ पे हम भिन्न के रूप में बताते हैं, दर्शाते हैं चीज़ों को, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर हमें दर्शाना है, तो हम 1:1 लाख लिखेंगे इसे, ठीक है। और इसके अलावा होता है हमारे पास क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको मैप दिख रहा है, तो मैप में जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, खाली ये वाला, ये दो ऊपर वाले हैं, ये हमारे पास हैं कौन से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जो आपके पास ये नीचे दिख रहा है, ये स्केल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारे पास कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाला। और ये आपको दिखेगा, ये हमारे पास कौन सा है, इन वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स में आपको बताया गया है कि ये कितनी दूरी है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 130.50 किलोमीटर के बराबर है। बात यह है कि जो ये वीडियो की लेंथ है ये थोड़ी लंबी बन रही है, तो इसलिए मैं वो चाहता नहीं हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार कर लीजिए सॉल्व। ये मैं पीछे बता चुका हूँ, बाकी की जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 है, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी मैंने बताया नहीं है, ये आगे बताने थे, लेकिन टाइम थोड़ा लंबा ले रहा है वीडियो, तो इसीलिए ये उसका हिंदी वर्जन है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ अगली वीडियो में, वो आपको मैं परसों या कल तक आपको दे दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।